ने अपने आश्रम में यंग विमेन के साथ रहने, उनके साथ सोने का फैसला किया। उन्होंने साउथ अफ्रीकन्स को कम आंकते हुए उन्हें काफिर तक कह डाला। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी? आइए हम इतिहास के पहलू पे नजर डालते हैं। गांधी जी ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की और उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी एक जरूरी पार्ट समझा। गांधी जी ने ये भी कहा कि सेक्सुअल रिलेशन का मकसद सिर्फ संतान उत्पत्ति तक ही सीमित होना चाहिए। आपका स्वागत है गांधी जयंती के स्पेशल एपिसोड में। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमें उनकी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की टीचिंग्स याद आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की लेगेसी में कुछ कंट्रोवर्सीज भी है? आज हम उन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे जो उनकी इमेज को चैलेंज करते हैं। गांधी का बचपन काफी अच्छे परिवार में गुजरा। उन्होंने जैन धर्म से इंस्पायर होकर नॉन वायलेंस और सच्चाई के प्रिंसिपल सीखे। लेकिन जैसे जैसे हम उनकी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ये देखना जरूरी है कि उनके बिलीव्स कभी कभी उनके एक्शन से अलग थे, खासकर तब जब वो साउथ अफ्रीका में थे। गांधी साल 1893 में एक यंग लॉयर के तौर पे साउथ अफ्रीका जाते हैं और यही वो समय था जहां उनके एक्सपीरियंसेस, उनके पॉलिटिकल व्यूज और एक्टिविज्म को एक नई शेप मिली। आप साउथ अफ्रीका में गांधी के साथ हुए ट्रेन इंसिडेंट के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जहां उनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से उतार फेंक दिया था। उन दिनों गांधी ने इंडियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का सोचा, जिसके चलते गांधी इंडियन कम्युनिटी के हकों के लिए भी लड़ने में शामिल हो गए और साल 1894 में उन्होंने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि उनकी आवाज को और मजबूत किया जा सके। इस घटना ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और वहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके रेसिस्ट पर्सनालिटी की। शुरुआती सालों में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निग्रोज के बारे में कई नेगेटिव टिप्पणियां की। उन्होंने साउथ अफ्रीकन्स को कम आंकते हुए उन्हें काफिर तक कह डाला, जिसको आप इन्फिडेल यानी भगवान या रिलीजन में नाम मानने वाला भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके जीवन और कल्चर को भी क्रिटिसाइज किया। गांधी का मानना था कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स द्वारा अफ्रीकन्स की तुलना में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस वक्त गांधी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इंडियंस को ब्रिटिशर्स जितनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि हम सभी भी इंडो आर्य हैं। गांधी ने अपने इनिशियल लेटर्स में अफ्रीकन्स को डर्टी और जानवरों की तरह जीवन जीने वाला तक बता डाला था। साल 1903 में गांधी ने व्हाइट लोगों को महान और ब्लैक अफ्रीकन्स को बहुत तुच्छ मानते हुए लिखा कि वे केवल शिकार करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अव्यवस्थित तरीके से बिताते हैं। ये विचार उस समय के रेसिज्म को दर्शाते हैं और ये भी बताते हैं कि गांधी जी की विचारधारा उस समय कैसी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, गांधी जी के व्यूज इवॉल्व हुए। उनके इंटरेक्शन और रेशियल सेग्रीगेशन की सच्चाई ने उन्हें अपनी सोच को रिकंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। 1900s की शुरू में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव विजन एडवोकेट किया। 1908 में उनकी स्पीच में उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की इच्छा जताई जहां सभी रेसेस के लोग एक साथ रह सकें और एक नई सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकें। ये रिलेशन गांधी जी की थिंकिंग का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, लेकिन ये उनकी पहली छवि को मिटा नहीं सकता। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका इनिशियल रिलेक्टेंस को फुल्ली सपोर्ट था। अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर राइट्स एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। गांधी जी ने बाद में कई सिविल राइट्स मूवमेंट को इंस्पायर किया, लेकिन उनकी अर्ली एक्टिविज्म को रेशियल डायनामिक्स के साथ स्ट्रगल उनकी लेगेसी को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो गांधी जी का रेसिज्म के साथ रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उनकी अर्ली राइटिंग्स और व्यूज़ उनके समय के प्रेवलेंट एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में उनके कंट्रीब्यूशन और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखना ज़रूरी है कि कैसे एक पर्सन अपनी सोच को इवॉल्व कर सकता है और ब्रॉडर सोसाइटिकल इशू को एड्रेस भी कर सकता है। दोस्तों, महात्मा गांधी और भगत सिंह के नाम एक साथ कम ही सुने जाते हैं। अधिकतर लोग इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट मानते हैं। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी? आइए हम इतिहास के पहलू पे नजर डालते हैं। 1919 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया
तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन के दौरान प्रोटेस्टर्स का एक बड़ा ग्रुप पुलिस से भिड़ जाता है, जिसमें प्रोटेस्टर्स पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इस इंसिडेंट में 22 पुलिस वालों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जो भारत की आज़ादी के स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। पर दूसरी तरफ भगत सिंह अपने साथी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डेस की 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, जहां उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट करना था। इस इंसिडेंट के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए उन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपी मान लिया जाता है, जिसके रिजल्ट में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब कई लोगों को ये भी लगता था कि अगर भगत सिंह और उनके साथियों को कोई बचा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गांधी हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी कई प्रयास भी करते हैं। 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर बात शुरू हुई, जो कि 5 मार्च 1931 तक चली। गांधी वायसराय से कई बार मुलाकात करते हैं ताकि उन्हें अदालत के फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मना सके। 18 फरवरी 1931 को गांधी इरविन से अपनी पहली अपील करते हैं। इस अपील में वो कहते हैं कि इसकी हमारी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरी ओर से अनुचित भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर कुछ अच्छा कर सकें तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमें विचार करना चाहिए। इरविन इस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं और कहते हैं कि इस एग्जीक्यूशन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सजा की माफी एक कठिन मामला है। 19 और 20 मार्च 1931 को गांधी इरविन से एक बार फिर अपील करते हैं और इस बार अपील में भगत सिंह की सजा को कम करने की बात होती है, जिसे इरविन अपनी नोट्स में दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद गांधी ने होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से भी इस विषय में चर्चा की और 21 और 22 मार्च 1931 को गांधी इरविन से फिर मुलाकात करते हैं और भगत सिंह की सजा को कम करने की गुहार लगाते हैं। गांधी जी इरविन को एक भावनात्मक पत्र भी लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि शांति के हित में एक अंतिम अपील की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी लिखा कि जनमत की मांग है कि सजा को कम किया जाए, लेकिन अंततः उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकी। गांधी ने अरोड़ा आसिफ अली को भी नियुक्त किया ताकि वे क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से हिंसा छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करें। ये कदम गांधी के लिए बातचीत में एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी के बाद गांधी को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि भगत सिंह को बचाने में उन्होंने केवल आधी अधूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज किया कि एक और गांधी क्रांतिकारी हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन दूसरी ओर वो भगत सिंह और उनके सहयोगियों की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। उसके साथ ही बहुत से लोगों ने गांधी को ही भगत सिंह की मौत का जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। एक्सिक्यूशन के बाद गांधी के अगेंस्ट काफी बैकलैश आया, खासकर भगत सिंह के सपोर्टर्स की तरफ से, जो मानते थे कि गांधी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वे उन्हें बचा सके, लेकिन उन्होंने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। कई पॉलिटिकल फंक्शन, स्पेशली जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज को सपोर्ट करते थे, उन्होंने गांधी पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने पॉलिटिकल नेगोशिएशन को भगत सिंह की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह भी था कि गांधी ने जो भी एफर्ट्स किए वो जेन्युइन थे, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी काफी ज्यादा डिटरमाइंडेड थी कि डेथ सेंटेंस को कैरी आउट किया जाए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल नेगोशिएशन हो। Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept because the Congress party annually, if he gives a holiday, either on his birthday or some other day connected with some event in his life. महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर काफी मतभेद रहे। दोनों ने अपने तरीके से समस्या को समझने और सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनके नजरिए और अप्रोचेस में काफी फर्क था। चलिए इनके बीच के मुख्य मतभेदों पर नजर डालते हैं। अस्पृश्यता को मिटाने के लिए
हम खुद अस्पृश्य बन जाए। अगर हम अस्पृश्य बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम है। गांधी जी अनटचेबिलिटी को एक पाप और धार्मिक गलती समझते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसको खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने इसे एक मोरल इशू के तौर पर देखा, जहां उनका फोकस अपर कास्ट हिंदू की सोच और व्यवहार को बदलने पर था। गांधी जी का कहना था कि अनटचेबिलिटी ह्यूमैनिटी पर एक कलंक है और उन्होंने इसे हिंदू धर्म के अंदर सुधार के तौर पर देखा। अंबेडकर दूसरी तरफ अनटचेबिलिटी को एक अत्याचार और सामाजिक इनजस्टिस समझते थे। उन्होंने इसे क्राइम के रूप में देखा और ये कहा कि हिंदू धर्म जो अनटचेबिलिटी को मान्यता देता है वो खुद भी गलत है। अंबेडकर का कहना था कि सिस्टम को सुधारने के बजाय उन्हें हिंदू धर्म को छोड़कर एक नए धर्म का गठन करना चाहिए। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ अपने मूवमेंट में नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। उन्होंने आम लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी सोच में बदलाव लाने पर फोकस किया। उनका विश्वास था कि अगर अपर कास्ट के लोग व्यवहार को बदलेंगे तो समाज में सुधार होगा। अंबेडकर ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का सहारा लिया। उन्होंने दलित्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की मांग की ताकि उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिले। उनका विश्वास था कि बिना पॉलिटिकल राइट्स के सोशल इक्वालिटी नहीं मिल सकती। इसके लिए उन्होंने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के माध्यम से अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की। गांधी जी ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी एक जरूरी पार्ट समझा जिसमें कुछ प्रैक्टिसेस को बदलने की जरूरत है। उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम का खुद धर्म से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं। अंबेडकर ने इसी को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कास्ट सिस्टम को हिंदू धर्म का मूल आधार समझा और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को ही छोड़ने का फैसला किया। उनका विश्वास था कि जब तक हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है तब तक समाज में बराबरी नहीं हो सकती। गांधी जी का फोकस था कि दलित को हिंदू समाज का ही हिस्सा समझा जाए, उन्होंने समाज में शामिल किया जाए। उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जो उनके लिए सम्मान का प्रतीक था। अंबेडकर ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने दलित्स को एक अलग आइडेंटिटी दी और उन्हें सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए उन्हें संगठित किया। उनका कहना था कि दलित्स को खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और उसके लिए उन्होंने अपने आप को हिंदू समाज से ही अलग करने का फैसला किया। तो दोस्तों, गांधी और अंबेडकर के बीच अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर काफ़ी मतभेद रहे। दोनों ने अपने तरीके से समस्या को समझा और सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनके नज़रिए, अप्रोच और सामाजिक धर्म के प्रति उनके विश्वास अलग थे। ये मतभेद उनकी लेगेसी को समझने में भी मदद करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग सोच से एक ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपके विचार इस पर क्या हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Much are experiments. My chapter is called The Strangest Experiment. And there are so many experiments. This is one on which even the most painstaking and hard-working biographer can't completely get a handle on. Yes. अब हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की सेलिब्रेसी एक्सपेरिमेंट्स और उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में। गांधी जी का जीवन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स आज भी कंट्रोवर्शियल हैं। तो चलिए इन एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर कैसे प्रभावित हुए। गांधी जी ने 1906 में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसका मतलब होता है सेलिब्रेसी, यानी सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहना। उन्होंने ये प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि उनका मानना था कि एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए सेलिब्रेसी ज़रूरी है। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने आप को सेक्सुअल अर्ज से दूर रख सकते हैं तो ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये प्रतिज्ञा उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। गांधी जी ने अपने आप को टेस्ट करने के लिए कुछ अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट शुरू किए, जिनको सुनकर शायद आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि गांधी जी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने आश्रम में यंग विमेन के साथ रहने, उनके साथ सोने का फैसला किया, वो भी बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। उनका कहना था कि उनके लिए ये एक मोरल ड्यूटी है जिसको वो अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भी ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने सेक्सुअल रिलेशन को उनके साथ भी बंद कर दिया और ये कहा कि उनके आदर्श और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। कस्तूरबा के साथ उनके रिलेशन का ये मोड उनकी ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। गांधी जी ने ये भी कहा कि सेक्सुअल रिलेशन का मकसद सिर्फ संतान उत्पत्ति तक ही सीमित होना चाहिए।
लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनल चॉइस के बावजूद कस्तूरबा को कभी इस प्रक्रिया में अपनी मर्जी के बिना शामिल किया गया या नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब ये कहना थोड़ा सा अजीब है, पर यह सच है कि गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट्स में उनकी ग्रैंड नीजेस आभा और मनु भी शामिल थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने इन यंग वेमेन के साथ नेकेड सोकर ये टेस्ट किया कि क्या उन्हें सेक्सुअल अराउजल होते हैं या नहीं। उन्होंने ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी के नाम पर जस्टिफाई किया, लेकिन ये एक्शंस काफी कंट्रोवर्शियल है। जब वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स पर अपनी चिंता व्यक्त की तो गांधी जी ने कहा, मनु के साथ सोना मेरे लिए धर्म का मामला है। ये बातें उनकी सोच और उनके एक्शंस के बीच कॉन्ट्राडिक्शन को दर्शाती हैं। गांधी जी का कहना था कि अगर वे इन वेमेन्स के साथ नहीं सोए तो ये उनकी वीकनेस होगी। क्रिटिक्स कहते हैं कि गांधी जी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे थे, खासकर लड़कियों और महिलाओं के साथ। ये भी कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट्स एक तरह से इमोशनल और मेंटल अब्यूज के पार्ट थे। गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था, खासकर उन विमेन्स पर जो उनके साथ रहती थी। मनु बेन, जो गांधी जी की पर्सनल अटेंडेंट थी, उन्होंने अपनी डायरीज में इस एक्सपीरियंस का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए कैसे थे और उनका इनकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट्स गांधी जी की सेक्सुअलिटी के बारे में उनकी ऑब्सेसिव थिंकिंग को दिखाते हैं। उनका ये सोचना कि वे अपने अर्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी सेल्फ बिलीफ को दिखाता है, लेकिन ये उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अनसेटलिंग भी था। गांधी जी के जीवन के ये पहलू उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद गांधी जी का योगदान अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो हमें उनकी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी और आइडियल को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप गांधी जी के एस्पेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।